प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विश्व की प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार और उनके वितरण पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, बीच में परीक्षाओं के विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के कारण से बीच में अध्ययन का थोड़ा व्यवधान सा आया, क्योंकि पूरा 1 महीना तक परीक्षाएं चली है। तो परीक्षाओं में ड्यूटी के कारण से हम लोग इसमें वीडियो नहीं डाल पाए। अब फिर से परीक्षा समापन के पश्चात ई कंटेंट्स के माध्यम से आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। बीए पार्ट 2 के विद्यार्थियों के लिए मानव एवं आर्थिक भूगोल के अंतर्गत विश्व की प्राकृतिक वनस्पति बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते हमें प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में और उनके वितरण के बारे में विस्तार से अध्ययन करना आवश्यक होता है। देखिए, जो प्राकृतिक वनस्पति है यह एक महत्वपूर्ण स्थलीय संसाधन है। आप सब जानते हैं कि संसाधन कैसे होते हैं, यानी संसाधन वो होते हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी साबित होते हैं और जिनके द्वारा मनुष्य का जो जीवन है वो सरल बनता है, सुगम बनता है। तो प्राकृतिक वनस्पति भी मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। प्राकृतिक वनस्पति के कारण से जलवायु प्रभावित होती है, मिट्टियां प्रभावित होती है और जलवायु और मिट्टी के और वनस्पति के बीच में अंतर संबंध है। यानी कई जगह तो जैसे जलवायु के नाम से ही वनस्पतियों को हम जानते हैं, तो जलवायु और वनस्पति का महत्वपूर्ण संबंध है। तो जब हम वनस्पति का अध्ययन करें तब जलवायु मानचित्र को भी हमें ध्यान में रखना होगा, ताकि हम आसानी से ये समझ सकें कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु है और वहाँ पर उस जलवायु से संबंधित जो वहाँ का तापमान है, वहाँ की वर्षा है, वहाँ की मिट्टियाँ हैं, उसके अनुसार ही वहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। तो प्राकृतिक वनस्पति एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है और यह मनुष्य की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को प्रभावित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो आइए देखिए, विश्व के मानचित्र में हम प्राकृतिक वनस्पतियों का वितरण दर्शाते हैं। देखिए, जब भी परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आए कि विश्व की प्राकृतिक वनस्पतियों का वितरण बताइए, तो जहां पर भी वितरण शब्द आता है वहां पर हमें मानचित्र में उस जो भी पूछा जाए प्रश्न उसका वितरण हमें दर्शाना होता है। तो इसलिए भूगोल के विद्यार्थियों को मानचित्र में मानचित्र बनाना आना चाहिए और उस मानचित्र में दर्शाने के बाद ही वो हम सही तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो यहाँ विश्व के मानचित्र में विश्व की प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को दर्शाया गया है। देखिए, विश्व की प्राकृतिक वनस्पति को हमने पहले 9 भागों में बांटा है। टुंड्रा वनस्पति या वन, टेगा वनस्पति या वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, घास भूमि, मरुस्थलीय वनस्पति, पर्वतीय वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सवाना वन और भूमध्य सागरीय वन। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से इनको 9 वर्गों में रखकर हम अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले लेते हैं हम टुंड्रा वन या टुंड्रा वनस्पति। देखिए, जैसे अगर आप जलवायु प्रदेशों का अध्ययन करें तो जो उत्तरी ध्रुव है और उत्तरी जो आर्कटिक क्षेत्र है वहां पर जैसे जलवायु में भी हम टुंड्रा जलवायु या टेगा जलवायु ऐसे शब्दों के प्रयोग करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर ये जो उत्तरी गोलार्ध है, जो आर्कटिक क्षेत्र है, यहाँ पर अतिशीत जलवायु पाई जाती है, यानी ये अतिशीत जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर लंबी शीत ऋतु होती है, बहुत लंबे समय तक शीत ऋतु यहाँ पर पाई जाती है। इस कारण से ये जो प्रदेश है यहाँ पर
लगभग वनस्पति विहीन प्रदेश है, लेकिन फिर भी यहाँ पर छोटे छोटे पौधे जब थोड़ा तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के करीब आता है या बढ़ता है, तब यहाँ पर केवल मॉस, शैवाल और नरवुल तथा काई आदि प्रकार की वनस्पति उगती है। तो क्योंकि ये जो टुंड्रा का जो संपूर्ण भाग है वो हमेशा ही हिमाच्छादित रहता है, हिम से ढका रहता है, तो यहाँ तापमान हमेशा हिमांक बिंदु के नीचे ही पाए जाते हैं। वर्षा का औसत 40 सेंटीमीटर पाया जाता है और वो वर्षा भी हिमवृष्टि के रूप में होती है, यानी वर्षा भी बहुत कम होती है लेकिन वो हिमवृष्टि के रूप में होती है। इस प्रकार से ये जो टुंड्रा प्रदेश है यानी आर्कटिक जो क्षेत्र है ये अतिशीत प्रदेश है। यहाँ हिमाच्छादित क्षेत्र पाया जाता है और अत्यधिक नीचे तापमान होने के कारण से हमेशा तापमान हिमांक बिंदु के नीचे बना रहता है। इस भाग जो ये वनस्पति है यानी टुंड्रा जो वनस्पति है इसे भी 2 भागों में बांटा जाता है, यानी पहला आर्कटिक टुंड्रा वनस्पति और दूसरा अल्पाइन टुंड्रा वनस्पति। जो आर्कटिक टुंड्रा वनस्पति है वो उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया वाले भागों में पाई जाती है और अल्पाइन टुंड्रा वनस्पति वो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनस्पति है, तो वहां पर इसे अल्पाइन टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये टुंड्रा वनस्पति के क्षेत्र है। देखिए जहाँ डॉट डॉट वगैरह दिखा रखी है, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग ग्रीनलैंड और ये यूरोप और एशिया वाला भाग जो है जो आर्कटिक क्षेत्र है ये टुंड्रा वन या वनस्पति के क्षेत्र है। अब दूसरा लेते हैं हम टेगा वन या टेगा वनस्पति। तो टेगा जो वनस्पति है इसका विस्तार भी केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है, दक्षिण गोलार्ध में ये वनस्पति नहीं पाई जाती है। इन्हें बोरियल के नाम से भी, बोरियल वन के नाम से भी जाना जाता है। इनका विस्तार उत्तरी अमेरिका में कनाडा, अलास्का एवं ग्रीनलैंड में और यूरेशिया में साइबेरिया में इनका विस्तार पाया जाता है। इन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन कहते हैं, यानी जो टेगा वनस्पति वो शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन कहलाती है, क्योंकि यहाँ पाए जाने वाले जो वृक्ष है उनकी पत्तियां नुकीली होती है और वृक्षों की हाइट भी अच्छी होती है और वो उनकी शेप भी नुकीले इस तरह से होती है, तो जिन्हें कोणधारी वन कहा जाता है, यानी नुकीले वृक्ष और नुकीली पत्तियां होती है। वृक्षों के रूप में हम देखें तो यहाँ पर स्प्रूस, पाइन, फर, लार्च, एल्डर, आल्म्स, बर्च और बैतूल, पॉपुलर तथा पॉपुलस वृक्षों की प्रधानता पाई जाती है। जो यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष हैं उनमें स्प्रूस, पाइन, फर, लार्च, एल्डर, आल्पस, बर्च, बैतूल, पॉपुलर और पॉपुलस वृक्षों की प्रधानता यहाँ देखी जाती है। वर्षा इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में होती है और वर्षा का जो औसत है वो 25 से 100 सेंटीमीटर के बीच पाया जाता है, यानी जो वर्षा होती है जो उसका वार्षिक औसत है जो 25 से लेके और 100 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के लगभग यहाँ का औसत तापमान पाया जाता है। ये जो है टेगा जो वनस्पति यानी शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन है, ये कोमल लकड़ी के या वन पाए जाते हैं, कोमल वृक्ष कहलाते हैं। तो ये जो कोमल जो लकड़ी होती है ये लुगदी और कागज उद्योग के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो कनाडा में ये इस तरह की वनस्पति अत्यधिक पाई जाती है, तो यहाँ पर ये इस कागज और लुगदी उद्योग बहुत महत्वपूर्ण है। तो लकड़ी काटने वाले व्यवसायी यानी केवल लकड़ी काटने वालों को कहते हैं लंबरिंग तथा लकड़ी के व्यवसाय में लगे लोगों को लंबर जैक कहा जाता है। तो ये कनाडा में यहाँ पर जो मुलायम लकड़ी के जो वन है वो अधिक पाए जाते हैं। इस कारण से कनाडा में एक प्रमुख रूप से इस तरह की मतलब से व्यवसायिक गतिविधि के लिए जाना जाता है।
अब तीसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, यानी जो टेगा वनस्पति है उसी तरह से शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो पतझड़ वन है उनका विस्तार अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, चीन के पूर्वी भाग और जापान आदि में पाया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय ये देखिए, ये अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, फिर आ जाए हम जो यूरोप में, और फिर चाइना वाले भाग के, चाइना के पूर्वी भाग में और जापान इत्यादि में जो है शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। इनका विस्तार हमने देखा उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और चीन के पूर्वी भाग में देखा जाता है। ये जो क्षेत्र है शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन वाले क्षेत्र, यहाँ जो ग्रीष्म काल में औसत तापमान 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और शीतकाल में 12 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहते हैं, यानी अच्छे तापमान ऊंचाई रहता है। ग्रीष्म काल में भी 21 से 27 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल में 12 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाया जाता है। वर्षा का जो वार्षिक औसत है वह 70 से 150 सेंटीमीटर के बीच पाया जाता है। वर्षा भी अच्छी होती है। तो शीतकाल में इस क्षेत्र में पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, यानी शीतकाल में यहाँ के वृक्षों से पत्तियां झड़ जाती है, इसीलिए इनको शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन कहते हैं। यहाँ जो वृक्ष है उनमें ओक, बीच, एलम, बासवुड, ट्यूली, टेस्टनट, मेपुल एवं हिकोरी नामक वृक्ष यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन है। अब हम बात करें घास भूमि या घास स्थलों की, तो देखिए मानचित्र में घास भूमि, ये जो लहराती हुई जो लाइन है इनसे इसको दर्शाया गया है। तो जैसे उत्तरी अमेरिका की बात करें तो बिल्कुल मध्यवर्ती भाग में ये वनस्पति पाई जाती है, यानी घास स्थल पाए जाते हैं। ठीक है। इसी तरह से यूरोप में भी ये मध्यवर्ती भाग में और एशिया के भी मध्यवर्ती भागों में इस तरह की वनस्पति घास स्थल पाए जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अब ये भी घास स्थल भी दो प्रकार के होते हैं, है ना, शीतोष्ण और उष्ण। तो जो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय के, और यूरोप में पाए जाने वाले, और अफ्रीका में इनमें पाए जाने वाले जो है घास स्थल वो जो ग्रीष्म काल के जो वृक्ष है। तो इस प्रकार से जो घास भूमि है उसका विस्तार भी विश्व में अत्यधिक क्षेत्रों में पाया जाता है। अगर देश के हिसाब से हम इनका विस्तार देखें तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास क्षेत्र है उनमें ये जो है 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में, मध्य उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में, और उत्तरी अमेरिका में पेरिस के नाम से जाने जाते हैं। यूरेशिया में स्टेप्स, दक्षिणी अमेरिका में पंपास, अर्जेंटीना में यूरुग्वे, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में के मरे डार्लिंग बेसिन में डाउन्स तथा न्यूजीलैंड में कैंटरबरी के नाम से ये पाए जाते हैं। यानी शीतोष्ण घास के मैदान जो है महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में स्थित होने के कारण यहाँ जो है महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। इन क्षेत्रों में ग्रीष्म काल में उच्च तापमान पाए जाते हैं, यानी 26 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच यहाँ का तापमान रहता है। शीतकाल में भी 15 डिग्री सेल्सियस के लगभग तापमान पाया जाता है। वर्षा का जो वार्षिक औसत है वो 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच रहता है। यहाँ जो शीतोष्ण घास की लंबाई है वो 1.3 मीटर से 3 मीटर तक पाई जाती है। यहाँ उगने वाली घास गुच्छों के रूप में पाई जाती है। ग्रीष्म काल में उच्च तापमान तथा वर्षा के कारण इनका तीव्र विकास होता है और शीतकाल में घास का विकास कम होता है। तो प्रेरी जो घास के मैदान है
वो उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के रॉकीज पर्वत के आसपास वाला जो छाया क्षेत्र है उसमें पाए जाते हैं। प्रेरी घास के जो मैदान है वो 3 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। लंबी प्रेरी घास जहां पर वर्षा का औसत है जो 68 से 85 सेंटीमीटर पाया जाता है, तो वहां पर 3 मीटर तक ये जो प्रेरी घास उग जाती है। तो दूसरी है मिश्रित प्रेरी घास जहां पर वर्षा का औसत 50 से 60 सेंटीमीटर रहता है, यानी मध्यवर्ती जो वर्षा का औसत है वहां पर घास की लंबाई जो 1.5 मीटर से तक पाई जाती है। इसको मिश्रित घास जो है राकी पर्वत के ढालों पर देखी जा सकती है। इसी तरह से पालाउन प्रेरी घास, इस घास की लंबाई आधे मीटर तक होती है, अतः इसे छोटी प्रेरी घास कहा जाता है, यानी आधे मीटर से भी जो कम होती है वो छोटी प्रेरी घास कहलाती है। ये गुच्छेदार रूप में होती है और राकी पर्वत के अंतर्वर्ती जो भाग है वहां पर इस तरह की जो घास देखी जा सकती है। स्टेपी घास प्रदेश, तो स्टेपी घास प्रदेश है जो यूरोपीय रूप में एवं कजाकिस्तान में काला सागर एवं कैस्पियन सागर से पश्चिमी साइबेरिया तक विस्तृत पाए जाते हैं, जो स्टेपी घास के नाम से जाने जाते हैं। यानी जो यूरोप में जो कजाकिस्तान और काला सागर एवं कैस्पियन सागर वाला भाग है पश्चिम साइबेरिया तक, वहां पर ये स्टेपी घास प्रदेश पाए जाते हैं। पंपास घास दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना तथा यूरोप के समीपवर्ती भागों में पंपास के नाम से ये घास स्थल पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होने से जो पंपास घास है वो लंबी रहती है। ब्रिजा बोमस पेनिक्यूम, पास्पेलम तथा लोलियम घास जो है पंपास धारा के रूप में पाई जाती है। यहाँ पराना एवं पराग्वे नदी बेसिन स्थित है और वर्षा का औसत भी अधिक पाया जाता है, इस कारण से ये घास लंबी होती है। बेल्ट्स घास के मैदान जो है दक्षिणी अमेरिका के पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। दक्षिणी ट्रांसवाल, ऑरेंज फ्री स्टेट एवं लेसोतो में है जो बेल्ट्स घास पाई जाती है। ये 200 मीटर से अधिक ऊंचे पठारी भागों में अल्पाइन बेल्ट्स घास उगती है। थिमेट, फस्टुगा तथा ब्रोमोस क्षेत्र में बेल्ट्स पाई जाती है। इसी तरह डाउन्स घास है जो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में तथा तस्मानिया के उत्तरी भाग में, इन्हें डाउन्स के नाम से जाना जाता है और ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में विस्तृत है। कैंटरबरी घास क्षेत्र है जो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। शीतोष्ण घास को कैंटरबरी घास भी कहते हैं, तो ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। यहाँ फेस्टुला, पोवा छोटी घास तथा टस्निक लंबी घास पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो है ये घास स्थल या घास भूमि के रूप में इन्हें हम देख सकते हैं। तो ये विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब घास स्थल के बाद में देखें हम मरुस्थलीय वन। देखिए जहां पर कोई शेड नहीं डाला, ये सारा का सारा मरुस्थलीय वनस्पति का क्षेत्र है। तो जहां पर विश्व के जो महत्वपूर्ण स्थल है मरुस्थलीय क्षेत्र, वहां पर अलग प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। मरुस्थलीय वनस्पति क्षेत्र का विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। अफ्रीका के कालाहारी और सहारा, एशिया में थार, अरब, सिक्यांग, मंगोलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो का सोनेरा, दक्षिण अमेरिका में अटाकामा एवं पेरू के मरुस्थलीय क्षेत्र विश्व के प्रमुख मरुस्थल हैं। तो मरुस्थलीय भागों में क्योंकि वर्षा का औसत कम रहता है, यानी औसत वर्षा जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में है वो 25 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है और ग्रीष्मकालीन जो तापमान है, औसत तापमान वो भी 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। शीतकाल में भी 12 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान
पाया जाता है। और ग्रीष्म काल में कभी कभी तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है, पहुंच जाता है। अतः रेगिस्तानी भागों में उच्च तापमान तथा निम्न वर्षा के कारण से कांटेदार कटीली झाड़ियां तथा कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। नागफनी, सेजब्रूस, क्लिप्टोस्ट, सेक्सोल, आकेशिया, यूक्लिप्टस आदि रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष है। रेगिस्तानी क्षेत्र में पौधों की जड़ें लंबी होती है और छाल मोटी होती है तथा पत्तियां कम एवं कांटे अधिक पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो वनस्पति है, जो मरुस्थलीय वनस्पति है, उसकी अलग ही पहचान होती है। कटीली झाड़ियां और कटीले वृक्ष, यहाँ के कांटेदार वृक्ष यहाँ की प्रमुख वनस्पति है। तो इस प्रकार से जो है मरुस्थलीय वनस्पति है। आगे का हम